विवान आर्यन के करीब आया और उसके कद के बराबर झुकते हुए उसने विष्णु की ओर इशारा किया। विवान ने शरारत से पूछा, बताओ तो भला ये कौन है? आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा और बड़े रौब से कहा, ये मेरे डैड विष्णु हैं। मैंने पहले भी बताया था ना, क्या आपको सुनाई नहीं देता मिस्टर? बच्चे का ये अंदाज देखकर एक पल के लिए विवान भी दंग रह गया। उसके मन में ख्याल आया कि काश अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता। विवान ने फिर सीता की तरफ देखा और सवाल किया, अब क्या कहेंगी आप? भाभी जी। सीता गुस्से में दांत पीस कर रह गई। वो जानती थी कि ये बड़े लोगों की महफिल है, इसलिए उसने खुद को शांत रखा और विष्णु की तरफ देखते हुए कहा, देखिए विष्णु जी, ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज इन्हें बताइए कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है। आपको तो पता है ना कि मेरे ससुर जी घर पर अकेले होंगे। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विष्णु ने बड़े ही बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, अरे बाबा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? और रही बात बाबूजी की, तो फिक्र मत करो, हम उन्हें यहीं बुलवा लेंगे। अभी फिलहाल हमें मेरे छोटे भाई के रिसेप्शन पर ध्यान देना चाहिए और इस जोड़े को आशीर्वाद देना चाहिए। विष्णु की बातें सुनकर सीता को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ जाएगा। सीता उसे जान से मार देने वाली नजरों से घूर रही थी। विवान ने वहां खड़े लोगों को देखा और अवनी का हाथ पकड़कर वहां से निकलते हुए कहा, इनका कोई पारिवारिक मामला लगता है। मुझे लगता है हमारे यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। धीरे धीरे सब लोग वहां से जाने लगे। आखिर में राजेश्वरी विष्णु के पास आई और भावुक होते हुए बोली, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना इतने साल तक मैं जिंदा लाश की तरह जी रही थी। अब एक पल के लिए भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तभी राजेश्वरी ने कृष्णा की तरफ देखा और कहा, मेरा एक बेटा तो बिल्कुल भोला है, जो मन में आता है बोल देता है। फिर विवान की ओर देखते हुए उन्होंने उसे पूरी तरह चिढ़ाने के अंदाज में कहा, और इस दूसरे वाले का तो ठिकाना ही नहीं, ये कब क्या कर दे इसे खुद नहीं पता होता। ये सुनकर अवनी की हंसी छूट गई। विवान ने चिढ़कर अवनी से कहा, वहां जो बातें हो रही हैं वो यहाँ तक सुनाई दे रही हैं क्या? मेरी बेइज्जती सुनकर बड़ी खुशी मिल रही है तुझे? अगले ही पल अवनी ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। अपने बड़े बेटे से बात करने के बाद राजेश्वरी सीता के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, बहू, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा यह एहसान हम इस जन्म में नहीं भूल पाएंगे। मेरी बात मानकर हमारे घर चलो और आपस में बैठकर सब सुलझा लेंगे। अपनी आंखें पोंछते हुए राजेश्वरी अंदर चली गई। उनके जाते ही सीता का गुस्सा विष्णु पर फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? मेरी आंखों के सामने किसी की जान न जाए, बस इसलिए मैंने आपकी जान बचाई थी, और बदले में आप मेरे साथ ये कर रहे हैं? क्या आप इंसान भी हैं? मेरा मन तो कर रहा है कि आपको बहुत कुछ सुना दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तभी सीता की नजर आर्यन पर पड़ी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचाते हुए कहा, मैडम, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आर्यन पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। सीता ने चिढ़कर कहा, वो मेरा बेटा है मिस्टर, मेरा उस पर पूरा हक है। आप हमारे बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। विष्णु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, 2 दिन पहले तक आर्यन सिर्फ आपका बेटा था, लेकिन अब यह हमारा बेटा है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे कानूनी तौर पर सिर्फ अपना बेटा बना सकता हूँ। आपने यहाँ मेरा रसूख देख ही लिया है। आपको क्या लगता है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता? सीता, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझे आर्यन से है, इसलिए चुपचाप अंदर चलिए और यहाँ तमाशा मत कीजिए। इतना कहकर विष्णु ने आर्यन को गोद में उठाया और अंदर चला गया। पहली बार सीता को गहराई से महसूस हुआ कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदर पहुंचते ही मेहमानों ने समीर को घेर लिया। तभी स्टेज पर विघ्नेश आया और उसने विवान और अवनी को तोहफे में एक खूबसूरत कपल वॉच सेट दिया। उसने विवान की तरफ देखते हुए अवनी को समझाया, मेरी प्यारी बहना, कभी ये मत सोचना कि तेरा कोई नहीं है। इस भाई के घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। सिर्फ शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ बर्दाश्त करे। अगर तुझे कोई एक थप्पड़ मारे तो तू उसे 4 मारकर जवाब देना। डरने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई खड़ा है। इतना कहकर वो स्टेज से नीचे उतर गया। उसके जाते ही विवान ने अवनी से चिढ़कर कहा, तेरे भाई की नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल जानी दुश्मन की तरह बात करके गया है। अवनी ने पलट कर जवाब दिया, तो और क्या हर कोई मेरी तरह ही चुपचाप आपकी बदतमीजियां सहता रहेगा? आपने विघ्नेश भाई के साथ मेरा भी नाम जोड़ा था, वो ये बातें कैसे भूल सकते हैं? विवान ने उसे घूर कर देखा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी पुष्कर स्टेज पर आया। उसने विवान को गले लगाया और दोनों को एक ही डिजाइन की अंगूठियां तोहफे में दी और वहीं एक दूसरे को पहनाने के लिए कहा। ये सब देख रहे विघ्नेश ने पास खड़ी आशिका से मजाक में कहा, इसे ये अंगूठी पहनाने वाला सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? ये पहले उस बेचारी लड़की को परेशान करता रहता है, अब ये सब और शुरू हो गया। आशिका ने विघ्नेश की कमर में कोहनी मारते हुए कहा, चुपचाप जो हो रहा है वो देखो, और विघ्नेश ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दूसरी तरफ मीरा लगातार समीर और सीता को देख रही थी।
उसके पास बैठे रंजीत ने पूछा, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या तुम दुखी हो? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर पवित्रा ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा यहाँ तो भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, क्या इस ड्रीम का कोई अंत नहीं है? कृष्णा उस वक्त मिली जुली भावनाओं में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। जिस भाई को उसने मरा हुआ मान लिया था, उसे वापस पाकर वो बेहद खुश था। जब पार्टी और नाच गाना खत्म हुआ तो विवान ने अवनी को बुलाया और कहा, तुम माँ और ससुर जी के साथ घर चली जाओ, मुझे आने में देर होगी। तभी विघ्नेश वहां आया और उसने विवान को टोकते हुए कहा, आज तू यहाँ कोई तमाशा नहीं करेगा, चुपचाप इनके साथ घर निकल, मैं और पुष्कर बाकी मेहमानों को विदा करके घर आ जाएंगे। विवान ने गुस्से में कहा, तेरे कहने पर मैं क्यों चलूं? यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, मुझसे फालतू की बात मत कर विघ्नेश। पुष्कर, इन सबको लेकर जा और हिफाजत से घर छोड़कर आ। पुष्कर ने धीरे से कहा, नहीं सर, मैं आपके साथ रुक जाता हूँ। ये सुनते ही विवान की आंखें लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी, समझ आया? पुष्कर समझ गया कि इस वक्त विवान से बहस करना बेकार है, इसलिए वो सबको लेकर वहां से निकल गया। उधर सीता गुस्से से भरी हुई विष्णु के बगल में बैठी थी। आर्यन सफर की थकान की वजह से सो चुका था। सीता ने विष्णु को सुनाते हुए कहा, क्या आपको ये सब कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? आर्यन तो छोटा बच्चा है, वो नादानी में कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप तो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। जब उसने आपको डैड कहा तो आपने मना क्यों नहीं किया? अगर आप मना करते तो सबको सच पता चल जाता। आप भी उसके सुर में सुर मिला रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? आपके मन में चल क्या रहा है? विष्णु ने मन ही मन सोचा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आर्यन हमेशा मेरे पास रहे। लेकिन उसने सीता को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आंखें मूंद कर बैठ गया, जैसे सीता किसी और को डांट रही हो। अवनी भी घर पहुंचने से पहले ही सो गई थी। घर पहुंचने पर पुष्कर और आशिका ने उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले गए। आशिका अवनी के कपड़े और गहने बदलने में उसकी मदद करने लगी और साथ ही समीर के वापस आने की बातें भी करती रही। लेकिन अवनी को इतनी गहरी नींद आ रही थी कि वो सुनते सुनते ही सो गई। आशिका ने अवनी के पैर के जख्म पर दवा लगाई और अपने कमरे में चली गई। आशिका से बस एक छोटी सी चूक हो गई। उसने अवनी के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक नहीं किया और ना ही अवनी को जगाकर अंदर से कुंडी लगाने को कहा। विवान के आलिशान महल में कदम रखते ही सीता उसकी भव्यता देखकर दंग रह गई। लेकिन उस चमक धमक के बीच भी उसे वो घर किसी जेल की तरह लग रहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अब उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। मगर एक बात तो साफ समझ आ गई थी, वो चाहे जितना भी पीछा छुड़ाना चाहे, अब विष्णु उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वहीं मेहमानों को विदा करने के बाद विवान सीधे बार एरिया में पहुंचा। वहां मौजूद वीआईपी लोगों के साथ बात करते हुए उसने ड्रिंक उठाई। वैसे तो वो शराब में डूबा रहने वाला इंसान था, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग ही था। उसकी इस खुशी की वजह अवनी थी। वो उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उसका दिल तड़प रहा था कि अभी जाकर अपनी को पूरी तरह अपना बना ले, और शायद यही वजह थी कि वो उनके साथ घर नहीं गया। विवान जानता था कि अगर इस वक्त अवनी के करीब गया तो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने कसम खाई थी कि कुछ सच जानने के बाद ही वो अवनी के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। तभी रमेश ग्रेनाइट्स के मालिक रमेश चिल्किया उसके पास आए और चेहरा बिगाड़ कर बोले, मिस्टर विवान, अच्छा होता अगर आपने मेरी बेटी से शादी की होती। कहाँ वो मेरी परी जैसी लड़की, और कहाँ आपने इस कलूटी लड़की से शादी कर ली। ये सुनते ही विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देखकर रंगाचारी समझ गए कि उन्होंने गलत नस पर हाथ रख दिया है। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, ये सुनते ही विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देखकर रंगाचारी समझ गए कि उन्होंने गलत नस पर हाथ रख दिया है। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर चिलखिया, अगर यही बात आपने कहीं और कही होती तो मैं शायद आपकी गर्दन वहीं काट देता। ये मेरे घर का फंक्शन है, इसलिए शांत हूँ। बेटर हाफ का मतलब पता है आपको? मेरी पत्नी मेरा आधा हिस्सा है और आपने उसका अपमान किया। क्या आपको लगता है मुझे आपको जिंदा छोड़ देना चाहिए? विवान का राक्षस अवतार बाहर आ चुका था। रमेश ने घबराते हुए थूक निकला और बात संभालनी चाहिए। नहीं नहीं विवान, मेरा मतलब था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, हमारे सर्कल में हर कोई आपको अपनी बेटी देने को तैयार था, लेकिन आपने किससे? जैसे ही उसने दोबारा वही राग अलापा, विवान ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और सीधे उनके माथे पर टिका दी। रमेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने तुरंत सुर बदला और कांपते हुए बोले, बधाई हो मिस्टर विवान, शादी मुबारक हो। और वहां से उल्टे पैर भाग खड़े हुए। विवान बुदबुदाया, इन लोगों की क्या समस्या है? मुझे पसंद है, मैंने शादी की है। स्टूपिड लोग, एक दिन शरीफ बनने की सोचो तो ये बनने नहीं देते। सबके जाने के बाद भी रमेश की बातें उसके कानों में गूंज रही थी।
टेंशन कम करने के लिए उसने बैरे को बुलाकर एक खास ब्रांड की शराब लाने को कहा। वो बैरा दरअसल साक्षी का आदमी था। विवान ने जो ब्रांड मांगा था उसमें उसने चुपके से साक्षी की दी हुई नशीली दवा मिला दी। शराब पीते ही विवान को तेज नशा चढ़ने लगा। उसे सब कुछ धुंधला और दोहरा दिखाई देने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। साक्षी, जो पास के ही होटल में विवान के कमरे की चाबी लेकर उसका इंतजार कर रही थी, अपनी जीत के सपने देख रही थी। लेकिन नशे के धुत में विवान होटल के कमरे की तरफ जाते जाते अचानक मुड़ा और पार्किंग की तरफ चल दिया। वो लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचा और उसे घर की तरफ बढ़ा दिया। कार ऑटोमेटिक थी, इसलिए उसने ऑटो मोड पर डाल दिया और जैसे तैसे महल पहुंच गया। दूसरी तरफ सीता अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने विनायक जी को फोन लगाया और वहां हुई सारी आप बीती सुनाई। विनायक जी ने हैरानी जताते हुए कहा, हमारे घर में रहने वाला वो लड़का मुंबई में इतना बड़ा आदमी है। इतनी सुख सुविधाओं में रहने वाला लड़का हमारे घर में कितनी तकलीफ में रहा होगा। सीता चिढ़ गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, बाबूजी, वो चाहे जो भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। आप मुझे लेने कब आ रहे हैं? और देखिए, ये आर्यन भी अब मेरी सुन नहीं रहा है। वो अपने बिग बॉय के पास सोने चला गया है। जब से यहाँ आया है विष्णु से एक पल के लिए अलग नहीं हो रहा। बस पापा पापा की रट लगा रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। विनायक जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर ये भगवान की मर्जी है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरा बेटा भगवान के पास चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी उम्र अकेले काटो। उसे दिल में याद रखना काफी है। मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा ही चाहता है कि तुम्हें कोई सहारा मिले, इसलिए उसने ये सब किया है। उन्होंने आगे कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है सीता। मैं बहुत समय से ये कहना चाहता था। आज भगवान ने उस लड़के के रूप में रास्ता दिखाया है। विष्णु भला इंसान लगता है। वो तुम दोनों का ख्याल रखेगा। आर्यन उसे बहुत पसंद करता है। अपने लिए ना सही, आर्यन के लिए एक सही फैसला लो बेटा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया ताकि सीता पलटकर बहस न कर सके। फोन काटने के बाद सीता काफी थक चुकी थी। तभी उसे शिवा सपने में दिखा। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा शिवा ही रहूंगा सीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। हमारे बेटे को पिता चाहिए, उसके लिए, बस उसके लिए सोचो। इतना कहकर वो हवा में ओझल हो गया। वहीं विवान जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ अपने महल के अंदर दाखिल हुआ। रात का वक्त था और रास्ता खाली था, शायद इसलिए वो सलामत घर पहुंच गया। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन नशा इतना था कि कदम बहक रहे थे। तभी उसके जहन में अवनी का खिलखिलाता हुआ चेहरा आ गया। उसने सोचा कि सोने से पहले एक बार उसे देख ले। वो अवनी के कमरे की तरफ मुड़ा और दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अवनी, जो आज बहुत खुश थी, चैन से सो रही थी। नशे में धुत विवान को अवनी का रूप और भी मदहोश करने लगा। उसके अंदर के अरमान आज काबू से बाहर हो रहे थे। साक्षी की नशीली दवा ने आग में घी का काम किया था। विवान पहले अवनी के पैरों के पास बैठा और उसके पैर पर एक किस किया। वो नशे में बड़बड़ाने लगा, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। इतने सालों में मैंने हजारों लड़कियां देखी, विदेशी मॉडल्स के साथ काम किया, पर कभी ऐसा खिंचाव महसूस नहीं हुआ। तुझे देखते ही मैं अपना आपा खो देता। मेरी चॉकलेट कलर की परी, मन करता है तुझे खुद में समेट लूं। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता? पैरों में कुछ महसूस होने पर अवनी की नींद खुल गई। विवान की हालत देखकर वो हड़बड़ा कर उठी और बोली, सर, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। विवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके चेहरे के करीब आया और चिल्लाया, सर, क्या मैं तुझे सर दिखता हूँ? मैं तेरा पति हूँ। उसने अवनी का मंगलसूत्र बाहर निकाला और उसे चूमते हुए कहा, ये मैंने तेरे गले में बांधा है। मुझे एक बार प्यार से विवान कहकर बुला। शराब की तेज बदबू से अवनी का जी मिचलाने लगा। उसने पीछा छुड़ाते हुए कहा, सर प्लीज अपने कमरे में जाइए, जो भी बात होगी सुबह करेंगे। विवान अड़ गया, कैसे चला जाऊं? पति पत्नी को एक ही कमरे में सोना चाहिए, इतना भी नहीं पता तुझे? अवनी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, सर प्लीज, मुझे इस स्मेल से उल्टी आ रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवान मासूमियत से बोला, ये तो महंगी शराब है, इसमें स्मेल नहीं आती। फिर वो खुद ही बड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ गया। अगर मेरी पत्नी को नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं चाहिए, तू जा। वो कपड़े उतारे बिना ही शावर के नीचे खड़ा हो गया। 30 मिनट बीत गए पर वो बाहर नहीं आया। अवनी घबरा गई और उसे देखने बाथरूम की तरफ पड़ी, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। कल आएगा कहानी का